आजादी के 75वें साल यानी 2022 में भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित कुंभाभिषेक कार्यक्रम का किया समापन। कहा, कुंभ भारत की महान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इस आयोजन में सभी की भागीदारी है आवश्यक। कन्नौज से 1000 वर्ष पूर्व विस्थापित यूरोपीय जिप्सी रोमा समुदाय का एक डेलीगेशन है प्रदेश के दौरे पर। डेलीगेशन में आए लोगों ने भारत से अपने जुड़ाव को साझा किया। और गोंडा में चल रही राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आज हुई समाप्त। चैंपियनशिप में रेलवे ने मारी बाजी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ओलंपिक क्वालिफाई मैच भी यहां किए जाएंगे आयोजित। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना में यह घोषणा की। उस साल देश की आजादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बड़ी ही मजबूती के साथ बहुराष्ट्रीय संगठनों में सुधार की बात कही। अर्जेंटीना की अध्यक्षता में ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य मुद्दे खाद्य सुरक्षा, विकास के लिए आधारभूत संरचना रहे। भारत की आजादी के 75 साल है और इसलिए हमने इटली से रिक्वेस्ट की थी कि अगर 21 के बजाय 22 अगर भारत को मिलता है, और मैं इटली का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इस प्रस्ताव को जब आपने सबके सामने रखा तो सबने भी इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। मौका भी खास है, साल 2022 में भारतीय आजादी के 75 साल पूरे होंगे। ऐसे में विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन का आयोजन काफी अहम होगा। प्रधानमंत्री ने इटली के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। दरअसल 2022 का आयोजन इटली में होना था, लेकिन भारत के प्रस्ताव को सभी सदस्य देशों ने मान लिया। सम्मेलन में भारत का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रहा। विश्व में बढ़ती व्यापारिक आक्रामकता के बीच विश्व व्यापार संगठन और दूसरे बहुराष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने जोर देकर सदस्य देशों के बीच बात रखी और इसकी झलक ब्यूनस आयर्स के G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में भी दिखी। And we have agreed on a communique that reflects the need to revitalize trade, to revitalize the WTO, and we also ratified the concern we all share with regard to climate change. All of this, we agree, has to be done in a context of sustainability of global finance. प्रधानमंत्री ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में सतत विकास की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के अहम पहलू और इसकी चुनौतियों को रखा। सामाजिक विकास के जरिए आर्थिक विकास और सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा के भारतीय प्रयासों की सफलता भी प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर रखी। G20 के देशों ने वित्तीय व्यवस्था बनाने और एक दूसरे के बीच सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसमें निवेश, समग्र और सतत विकास के पहलू शामिल होंगे। इसके अलावा G20 के घोषणा पत्र में एक समावेशी व्यापारिक मॉडल को बनाने को लेकर भी बात कही गई। G20 के देशों ने आपदा प्रबंधन को लेकर भारत के नजरिए को भी घोषणा पत्र में जगह दी। The Prime Minister also talked about the global coalition which India is now working on, to have a global coalition on to form an international coalition on disaster resilient infrastructure. साथ ही जलवायु परिवर्तन से उठ रहे खतरों, विकासशील देशों पर पड़ते दुष्प्रभावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चिंताओं को देशों ने समझा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने G20 के अगले सम्मेलन की मेजबानी को स्वीकार करते हुए जलवायु परिवर्तन के खतरों को जल्द से जल्द मिलकर सुलझाने की बात कही। Energy and the environment sector, this should not be a choice of either environmental protection or economic growth. It is necessary to build a virtuous cycle of environment and growth by actively inviting private sector investments into this sector. शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर जलवायु परिवर्तन, सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन से जुड़ने के लिए भी बात कही। मानवता के लिए बड़े खतरे आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने हैम्बर्ग के G20 शिखर सम्मेलन के उस 11 सूत्रीय एजेंडे पर भी ध्यान आकर्षित किया जिसे सदस्य देशों ने अपनाया था और आतंक के खिलाफ काम करने की ठानी थी।
ब्यूनस आयर्स घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग, उनकी वित्तीय सहायता को खत्म करने पर सहमति के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का प्रयोग किसी भी तरह के आतंकी गतिविधियों को रोकने को लेकर सदस्यों ने एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री ने तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान सुखद बनाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान, विकसित देशों द्वारा तकनीक मुहैया कराने और समुचित विकास की नीति अपनाने की बात कही। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए बिना भेदभाव विकास की समानता और अवसरों की उपलब्धता को भी एजेंडे में रखा गया। प्रधानमंत्री ने G20 की 2022 में मेजबानी को सुगम बनाने के साथ ही वैश्विक मंच पर भारतीय साख को इस सम्मेलन के जरिए एक नई ऊंचाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ भारत की महान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रयागराज कुंभ के माध्यम से हमें अपने अतीत के साथ एक बार फिर जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। भारत की महान पीढ़ी का उत्तरदायित्व बनता है कि हम सब कुंभ के इस भव्य आयोजन को संपन्न करने के लिए उसी प्रकार की दिव्यता का परिचय दें। मुख्यमंत्री ने आज प्रयागराज में त्रिवेणी बांध स्थित आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में आयोजित श्री कुंभाभिषेक महोत्सव के समापन अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। देश के अंदर 4 स्थानों पर यह पवित्र आयोजन संपन्न होता है, जिसमें प्रयागराज का कुंभ अपने आप में देश और दुनिया के लिए अलग ही कौतूहल और आकर्षण का विषय बनता है। उन्होंने कहा कि पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर त्रिवेणी आयोजित होने वाला कुंभ अपने आप में अनेक प्रकार से प्रेरणा और उन दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों को अर्जित करने का एक शुभ अवसर प्रदान करता है। इस बृहद आयोजन में सभी की भागीदारी आवश्यक है, जिससे इस पूरे आयोजन को कुशलतापूर्वक भव्यता एवं दिव्यता के साथ संपन्न कराया जा सके। कुंभ भारत की सनातन परंपरा का मानव कल्याण का एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। भारत की सनातन धर्म संस्कृति मनुष्य मात्र के लिए नहीं, बल्कि इस चराचर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा हम सबको प्रदान करती है। तो स्वाभाविक रूप से जिसको धर्म के मर्म की जानकारी नहीं, वह एक एक शब्द को संकीर्णता के दायरे में ला करके बाल की खाल उधेड़ने का प्रयास करते हैं। किसी के कार्य पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन उस कार्य को मूर्त रूप देकर के कुशलतापूर्वक संपन्न करने में स्वयं सहभागी बनकर के उस पूरे कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, यह एक महानता का लक्षण है। सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत की जगह ली है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। ओम प्रकाश रावत शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिनके कंधों पर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी देखरेख अरोड़ा ही करेंगे। ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी अगले साल ही होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने के बाद सुनील अरोड़ा ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता होगी। All of us in the commission shall continue to put our best foot forward to meet the expectation of all the stakeholders, strictly in consonance and in conformity with the vision and ideals of the Constitution of India, especially the preamble thereof. महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने बांदा जिले में गांधी स्मृति पद यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 कार्यकर्ताओं की टोलियां गांव-गांव जाकर लोगों से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेंगी। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षियों को देश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि हमने गांधी जी को असली सम्मान दिया है। स्मृति पदयात्रा गांधी जी की 150वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश भाजपा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूरे 150वीं जयंती 150 किलोमीटर एक विधानसभा में पदयात्रा। न्यूनतम 25 आदमी निकलेंगे, 25 से वो 500 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। वे आम जनता में जाएंगी और उनसे मोदी और योगी सरकारों के जो नीचे लोक कल्याण की योजनाएं हैं उसके बारे में फीडबैक लेंगी, उनसे संवाद स्थापित करेंगी। कोई कठिनाई है तो उसके समाधान के लिए उसे नोट करेंगी और उनके जीवन में हमारी दोनों सरकारों के सहयोग से क्या बदलाव आया उसका अध्ययन करेंगी। और लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को जनता से निरंतर संवाद करना चाहिए। जनता और लोकतंत्र के बीच संवाद ये लोकतंत्र की प्राणवायु है, लोकतंत्र का ऑक्सीजन है। केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम जरियनपुर में पदयात्रा का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी स्मृति की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा पूरे देश में पदयात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर लाभार्थियों से डोर टू डोर सीधा संपर्क और संवाद करेगी। यह पदयात्रा 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। पेयजल की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण जो आयुष्मान भारत है, जो आज वर्षों से देश की आबादी जो है 70% जो गरीबी रेखा के नीचे है, उसको कैसे मदद की जाए। ऐसा संवेदनशील विश्व की सबसे बड़ी योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने ये देशवासियों को सौगात के रूप में दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में गली गली जा करके ये देख रहे हैं कि कोई वंचित ना रह जाए। इन तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिलना ही चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश भर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अलग अलग समय पर विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस पदयात्रा की शुरुआत नोएडा में हो चुकी है। नोएडा के स्टेडियम से गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली, जिसमें केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा, नोएडा के विधायक पंकज सिंह और प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बौथम शामिल रहीं। इस पदयात्रा में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 15 तारीख तक ये पदयात्रा नोएडा के साथ साथ पूरे देश भर में निकाली जाएगी। प्रदेश के पंजीयन एवं उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने आज प्रयागराज में हंडिया में आयोजित जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के चयनित लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसको लेकर आज दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी योजना धरातल पर कैसे आई। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य का लाभ मिलने जा रहा है। फिर वो अपना मंगलसूत्र, अपना घर द्वार बेच करके पैसा जमा कर देती थी, उसके बाद भी ठीक नहीं होता था तो बेचारी डिस्चार्ज करा करके अपने घर पे ले जा करके सेवा करती थी और उसको मरने का इंतजार करती थी। लेकिन धन्य है प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ये योजना लाई कि अब कोई भी व्यक्ति, किसी का पति, किसी का भाई, किसी भी का बेटा पैसे के अभाव में मरेगा नहीं, उसको इलाज होगा। और यही नहीं, इलाहाबाद ही नहीं, प्रयागराज ही नहीं, बनारस में अगर जाएंगे तो भी इलाज होगा, दिल्ली में भी जाएंगे तो भी इलाज होगा, मुंबई में भी जाएंगे तो भी इलाज होगा। इस तरह की योजना प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। प्रदेश के कन्नौज जिले से 1000 वर्ष पूर्व विस्थापन करने वाले विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का अंतर्राष्ट्रीय जोमा अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 से ज्यादा अप्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया। इस अवसर पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 1000 साल बीत जाने के बाद भी लोगों में भारत के प्रति प्रेम देखकर वह अभिभूत है। उन्होंने कहा, हमारा देश ऐसा देश है जिसकी संस्कृति को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आपको बधाई देता हूं कि आप अपनी जड़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं। कोई पौधा, वृक्ष अथवा कोई सभ्यता और संस्कृति उसको मानने वाले लोग दीर्घकाल तक जीते हैं तभी जब वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जड़ों से उखड़ा पेड़ एक सप्ताह से ज्यादा नहीं हरा भरा रहता। अपनी जड़ों से उखड़ी, जड़ों से दूर चली गई सभ्यता और संस्कृति, उसके मानने वालों का इतिहास भी बहुत लंबा नहीं होता। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, ज्ञान, अनुभूति, प्रज्ञान, यह अपने आप में सृष्टि का अद्भुत तत्व है। मैं लिखने और बोलने में प्रायः इसे भारत सत्य कहता हूँ। भारत गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सेंटर फॉर रोमा स्टडीज एवं कल्चरल रिलेशन के तत्वावधान में आयोजित देशों से 35 लोगों का एक डेलीगेशन कन्नौज पहुंचा। इस डेलीगेशन ने कन्नौज के ऐतिहासिक स्थल और पुरातत्व संग्रहालय को देखा। डेलीगेशन में जिप्सी रोमा यूरोप से आई गुरु गोमा ने बताया कि उनके पूर्वज हिंदुस्तान के हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं। इस डेलीगेशन में कई देश के लोग शामिल हैं जिनका रिश्ता कहीं न कहीं भारत से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि वो एक्ट्रेस भी हैं और उनको हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा की भी उन्हें जानकारी है। डेलीगेशन में फ्रांस, रूस, जर्मनी, सर्बिया, स्पेन, इटली, स्वीडन, क्रोएशिया, नीदरलैंड्स, तुर्की, मैकेडोनिया, रोमानिया, हॉलैंड और साइबेरिया आदि देश के लोग शामिल थे। तो हिंदुस्तान सबको बड़ा हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम डायस्पोरा हैं हिंदुस्तान। लखनऊ महोत्सव में टोबैको फ्री लखनऊ अभियान के स्टॉल के अंतर्गत आज मुख्य एवं दंत चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाकर चेकअप किया गया। डॉक्टर दीपिका उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम में तंबाकू छोड़ने के उपाय से लेकर मुंह के कैंसर तक की जांच की गई। लखनऊ महोत्सव हम सभी जान रहे हैं, तंबाकू मुक्त इसको घोषित किया गया है। तो इसके तहत यहाँ पे हम लोग का यही है कि जितने लोग आ पाएँ और जितना तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित हो पाएँ उनको हम लोग वो देख रहे हैं। प्लस डेंटल चेकअप है, तो तंबाकू से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, मुंह कम खुलना, गालों में जलन होना, ओरल कैंसर की शुरुआत, ये सब चीज़ें अगर समय से डिटेक्ट हो जाती हैं तो कुछ हद तक रिवर्सिबल होती हैं। और अगर इसको अवॉइड किया जाए, छोड़ दिया जाए, इसके पे ध्यान ना दिया जाए तो डेफिनेटली ये सब बढ़ के एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अगर इस अभियान में कुछ लोगों को फ़ायदा मिला तो डेफिनेटली हम सोचेंगे हमारा अभियान कामयाब रहा तंबाकू मुक्त लखनऊ महोत्सव होने के लिए। मेरठ में कूड़े को उसके उद्गम स्थान पर ही निस्तारित करने के अभियान के क्रम में शहर में विभिन्न स्थानों पर कंपोस्टिंग यूनिट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में 200 किलो प्रतिदिन क्षमता वाली पूर्ण यांत्रिक कंपोस्टिंग यूनिट का शुभारंभ आयुक्त अनीता सिंह मेश्राम ने किया। नगर आयुक्त मनोज चौहान ने बताया कि निगम द्वारा 214 कम्युनिटी कंपोस्टिंग व घर घर में 200 कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित कराई गई है और साथ ही 5 बड़े कूड़ा उद्गम स्थानों में से 2 स्थानों पर बड़ी कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित कराई गई है।
14वें वित्त आयोग की निधि से ये यूनिट लगाई गई हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत 50 किलो कूड़ा प्रतिदिन निकालने वाले संस्थानों, होटल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट को कंपोजिंग यूनिट लगाना अनिवार्य है। उनको व्यवस्था स्थापित करनी है। उस परिप्रेक्ष्य में नगर निगम ने निर्णय लिया कि कैसे हम सब्सिडाइज मॉडल पर या जो हमारे सार्वजनिक जगह पर हैं, जो एजेंसी गवर्नमेंट चलती है, उन जगहों पर कैसे उस कूड़े को वहीं रोका जाए और उसको प्रोडक्टिव रूप में आगे बढ़ाते हुए उसको आय का स्रोत बनाया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर इसको शुरू किया जेल पर। हमारा जो है यूनिवर्सिटी में भी इस पर चर्चा चल रही है। यूनिवर्सिटी भी इसको जल्दी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है। इसी तरीके से मंडी समिति वालों से बात चल रही है, जिससे मंडी समिति का लगभग जो है 6 मेट्रिक टन कूड़ा पर डे जनरेट होता है। तो हम इसको आगे जो हमारी जो कॉलोनी विकसित होती है प्राधिकरण द्वारा या आवास विकास परिषद द्वारा, उन जगहों पर भी इसको एडवांस में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि वो बिल्डर्स जो है इसमें अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकें। संत कबीर नगर के सांसद डॉक्टर शरद त्रिपाठी ने नाथनगर ब्लॉक अंतर्गत अलीनगर कौशल विकास के एक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन देश के युवाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए भारत सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया है। इस समय पूरे विश्व में 5 करोड़ हुनरमंद युवाओं की जरूरत है, जिसमें 4,70,000 भारत के युवा भी अवसर पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कौशल विकास केंद्रों की स्थापना ग्रामीण अंचलों में करने का कार्य कर रही है, जिससे ग्रामीण अंचलों के युवाओं को तराशा जा सके। विशेष रूप से प्रशिक्षित करके, चाहे गांव के छोटे कस्बे हो, चौराहे हो, वहां पर उन सेंटरों की स्थापना करके और प्रशिक्षण उनको दे करके और उनके पूरे ऊर्जा का उनके आज के उनके भी सामाजिक जीवन में, उनके पारिवारिक जो दायित्व है उसके भी निर्वहन के लिए, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक विशेष रूप से कैसे निर्णायक सिद्ध हो, ये हमारी सरकार की इच्छा है। उधर गोंडा में चल रही राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रेलवे ने बाजी मारी। दूसरे नंबर पर सेना और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा रहे। दोनों मंत्रियों ने विजयी पहलवानों को मेडल व प्रमाण पत्र वितरित किए। सांसद ब्रजभूषण ने बताया कि प्रतियोगिता में 30 टीमों ने भाग लिया। ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है और अगले वर्ष से जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे एशिया या वर्ल्ड के, उसी में ओलंपिक क्वालिफाई का भी टूर्नामेंट होगा। मतलब वो उसमें जो मेडल लेंगे वो ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे। इसलिए इस वर्ष के नेशनल का महत्व बढ़ जाता है। लगभग 30 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है और इसमें से 4 खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे और वो भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में ओलंपिक में हमारा मेडल 1 था, उसकी संख्या हम बढ़ाना चाहते हैं। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के 75वें साल यानी 2022 में भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित कुंभाभिषेक कार्यक्रम का किया समापन। कहा, कुंभ भारत की महान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इस आयोजन में सभी की भागीदारी है। और गोंडा में चल रही राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आज हुई समाप्त। चैंपियनशिप में रेलवे ने मारी बाजी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ओलंपिक क्वालिफाई मैच भी यहां किए जाएंगे आयोजित। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। दूरदर्शन देखने के लिए आप सबका आभार। नमस्कार।